आजकल की तनाव भरी जिंदगी में लोग अपने लिए समय ही निकाल पाते हैं। भाग दौड़, हलचल, चहलकदमी, इन सभी चीज़ों के बीच ना अपनी सेहत की तरफ ध्यान दिया जा सकता है और ना ही अपने आप के ऊपर। इन्हीं सभी चीज़ों के बीच हमने एक ऐसे इंसान को पाया जिसने एक अनोखा तरीका निकाला जिससे ना सिर्फ हम अपनी सेहत पर ध्यान दे सकते हैं बल्कि अपने सारे जीवन को बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही सेहतमंद बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिसने एक अनोखा कॉन्सेप्ट निकाला है जिसको कहा है सन टू ह्यूमन, और ये कॉन्सेप्ट देने वाले हैं परमालय जी। परमालय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया है सन टू ह्यूमन, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? किस चीज़ को ध्यान में रख करके आपने सन टू ह्यूमन कॉन्सेप्ट का निर्माण किया? सन टू ह्यूमन जो कंसेप्ट है वो किसी समाज से जुड़ा हुआ नहीं है जी, किसी समूह से जुड़ा हुआ नहीं है जी। सन का मतलब होता है सूर्य, ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य, और सूर्य और मनुष्य हर पल जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के साथ। हमारी बॉडी 24 घंटे ऑक्सीजन लेती है और सूरज 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल। तो लेन देन 24 घंटे चल रहा है, हर पल चल रहा है जी। इसलिए हमने सन टू ह्यूमन, नाम शब्दों में भी आदमी अटक जाता है। हमने शब्द दिया, उन्हें ये कॉन्सेप्ट आपका है, ये कॉन्सेप्ट किसी का भी नहीं है। अच्छा। ये यूनिवर्सल नियम है जी। और यूनिवर्सल नियम को हम जब भी शब्दों में बांधते हैं तो चीज़ें कंडेंस्ड हो जाती, पर शब्दों में बांध के बताना पड़ेगा हमको तो जी। और आदमी अपने तल पे समझेगा उसको जी। ये किसी का समूह नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जो प्रकृति है हमारी, सूर्य के साथ जीने वाली। मतलब प्रकृति की ऊर्जा को आपने मनुष्य के अंदर ढालकर उससे एक नई ऊर्जा का उत्पादन किया। मैं आपकी एक किताब पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा, उसमें आपने उद्बोधित किया हुआ था प्राण वायु के बारे में। मैं जानना चाहूँगा ये प्राण वायु क्या है? प्राण वायु जो बॉडी के अंदर एक ऊर्जा का संचालन करती है और संचारण करती है, दोनों काम एक साथ पैदा करती है। पर प्राण वायु से पहले भी कुछ समझना पड़ेगा तो प्राण वायु को समझ पाएंगे हम सीधा सीधा। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके थोड़े के जो पहले की जो क्रियाएं हैं, अन्न, भोजन। जी। हमारा जो शरीर बनता है वो 7 लहरों से मिलकर बना हुआ जी। पहली लहर हमारी अन्न से बनी हुई है जिसको हम भौतिक शरीर बोलते हैं। जो आप भी देख रहे हैं, अपना शरीर जो चल रहा है, अपन आंखें हैं, हाथ हैं, ये हम सब देख रहे हैं। जस्ट इसके पीछे दूसरा शरीर जो होता है, जो मुंह में लार आती है, वो दूसरी लहर जो बनती है वो बॉडी की गर्मी से बनती है। भोजन के बाद जो गर्मी पैदा होती है उससे बनती है और उसके अंदर प्राण पैदा होते हैं। अच्छा। फिर वो तीसरी लहर है बॉडी के अंदर, एक विचारों वाली लहर बोले हम, या हम विवेक वाली लहर बोले उसको। उस लहर के बाद विद्युत वाली लहर बोलते हैं उसको। वो विद्युत पैदा करता है प्राण बॉडी के अंदर जी। और उस प्राण से बॉडी में 7 मशीनों का संचालन होता है, 7 मशीनें चलती है। अच्छा। और इस शरीर में एक ही चीज़ पैदा होती है, ओनली नॉलेज। ओके। जिसके पास नॉलेज, दुनिया उसकी मुट्ठी में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। जिसके हाथ में नॉलेज, दुनिया उसकी मुट्ठी में। बात करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट की, सन टू ह्यूमन की। मैंने देखा यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं जो आकर के तरह तरह के योग करते हैं, ये तरह तरह की क्रियाएं यहाँ पर करते हैं। आपने काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर मिश्रण एक तरह से किया हुआ है। थोड़ा सा मुझे आप बताइए कि यहाँ पर आकर के जो योग या जो चेतनाएं या जो भी क्रियाएं यहाँ पर होती हैं, उन क्रियाओं का मूल मकसद और मूल उद्देश्य क्या, और उनसे उन्हें किस तरह का लाभ होता है? नहीं, क्रियाएं नहीं है, ये हमारी बॉडी का नेचर है। यहाँ जितने भी काम किए जाते हैं वो स्वभाव, इसका स्वभाव के अनुरूप किए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सेंटर्स हैं जो शक्तियों को पैदा करने के लिए मिले। फीचर्स बोलते हैं हम, जैसे कि मोबाइल में फीचर्स होते हैं जी, वैसे इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जी। उनको जगाने के लिए बॉडी, शरीर सतत प्रयास करता रहता है कि वो शक्तियों को जगाए। अच्छा। तो नेचर के साथ रह के शक्तियाँ कैसे जगे, वो सरलतम आदमी बहुत दूर हो गया आज। नेचर के प्रतिकूल जीवन जी रहा आज आदमी जी, तो अनुकूल रह के ही इस बॉडी की शक्तियों को जगाया जा सकता है जी। तो वापस कैसे वो अनुकूल हो प्रकृति के, अच्छा, हम सिर्फ वही यहाँ पर करवा रहे हैं, उसको मिलन करवा रहे हैं उसका, कि वो मिट्टी से, जल से, सूरज से, ये जो वायु चल रही है वायु से, और ये जो आकाश देख रहे हम, आदमी ने आकाश देखना ही भूल गया।
कभी उसके पास फुर्सत ही नहीं कि ऊपर नजरें उठा सके वो, बिल्कुल सही बात। क्योंकि नजर ही उसकी बस किसी के आगे पहुंचना, उसने जिंदगी को ओनली एक भागने वाली बना दिया। किसके आगे पहुंचना किसी को पता ही नहीं है आज। सही बात है। तो उस भागने की वजह से वो किसी भी चीज से जुड़ नहीं पाता आज। जी। न तो वो अपनी पत्नी से जुड़ पा रहा, न अपने बेटे से जुड़ पा रहा, न अपने पिताजी से जुड़ पा रहा, न वो अपनी माँ से जुड़ पा रहा, न वो खुद से जुड़ पा रहा। बस वो जुड़े कैसे वापस, ये कंसेप्ट है। अच्छा परमाला जी, मैंने आज से कुछ 12 से 15 साल पहले टीवी में एक चैनल में देखा था कि विदेश का कोई एक व्यक्ति था जो कई सालों से ना कुछ खा रहा था ना कुछ पी रहा था, वो सिर्फ एक सेव में और एक गिलास पानी पर हर रोज जिंदा रहता था। तो क्या यह मुमकिन? और उसका रीजन बताया था कि वो सिर्फ सूरज की तरफ आधे घंटे निहार करके देखता रहता था और उसको पूर्णतः एनर्जी प्राप्त हो जाती थी और उसको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या यह संभव है? क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी सन टू ह्यूमन, सूरज से मनुष्य को जोड़ने पर ही निर्भर है। तो क्या ये मुमकिन है सच में कि कोई व्यक्ति बिना खाए पिए सिर्फ एक फल पर जिंदा रह सकता है? जैसा आपने भी अपनी किताब में लिखा हुआ है कि संतुलित आहार जो इस चीज़ का जड़ है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताइए कि किस तरह से लोग संतुलित आहार के जरिए और सूरज की एनर्जी के जरिए अपने आप को संतुलित रख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न तो आपका ये है कि बाहर आपने पढ़ा कि कोई 15 साल पहले एक व्यक्ति एप्पल और एक गिलास पानी पर अपने को एनर्जेटिक रखता था। जी। आपको जानकर शायद ये साइंस में अगर आपने पढ़ा हो, थोड़ा सा तो नॉलेज हो कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण 3 चीज़ों से मिलके हुआ है। जी। हमारे इसमें बोलते हैं हिंदू के अंदर कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि का सृजन किया। जी। ब्रह्मा मतलब पैदा करने वाला, जी। विष्णु मतलब मेंटेन करने वाला, शिव मतलब सृजन करने वाला। इन तीनों से मिलके हमारा जीवन का उद्गम हुआ पूरा। पर इसी को साइंस की भाषा में बोलते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल। प्रोटॉन से बॉडी में प्रतिपल विकास होता है, न्यूट्रॉन उसको मेंटेन करता है और इलेक्ट्रॉन उसको सृजन करता है, बॉडी को विकसित करता रहता है। ये कैसे करे? इस सौर परिवार में हमारा जितना भी फूड है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इन तीनों से मिलके पूरा भोजन है, वो वायु में अवेलेबल है। जी। तो हम अगर वायु को जितना गहरा जानते हैं तो वायु ही पूरा अपना काम कर देती है बॉडी में जाने के बाद। अच्छा। भोजन तो वायु में अवेलेबल है पूरा। जी। वही वायु जाके भारी होके जल में परिवर्तित होती है, वही वायु भारी होके जाके हर एक चीज़ों में, आम में, जामुन में, ककड़ी में, पपीता में, इनमें कन्वर्ट होती है। कुछ उसके फीचर्स बदलते रहते हैं, कुछ कंटेंट बदलते रहते हैं, उनकी वजह से उनका निर्माण होता है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, लोहा, सभी इन तीनों से मिलके बने पूरा जो जीवन है इनका हमारा। परमाला जी, जैसे मैंने आपकी एक पुस्तक पढ़ी थी, आपने बहुत ही अच्छी पुस्तक एक लिखी हुई है जिसमें मैंने देखा आपने संतुलित आहार में कच्चे फल और पपीता, जैसे यहाँ पर जो भी लोग आते हैं आप तरह तरह के सुबह के नाश्ते में अलग अलग तरह की वैरायटीज़ रखते हैं जिसमें कच्चे फल होते हैं, आम, पपीता, कच्चा केला और ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों का मिश्रण रखना, और जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने उसमें देखी, उसमें आपने लिखा हुआ था कि हम ज़्यादा तला हुआ आहार ना लें या फिर इस तरह का कोई भोजन ना करें। तो जिस तरह का भोजन आप यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप हमें थोड़ा सा बताएंगे प्लीज़? नहीं, ये किसी भी प्रकार का भोजन और किसी भी प्रकार के पर्सनल नियम किसी के भी नहीं चलते। यूनिवर्सल नियम इज अ गॉड। अच्छा अच्छा। इस बॉडी का जो नियम है यूनिवर्सल, उसी के हिसाब से अगर भोजन डालेंगे तो ये बॉडी पर डे माल पैदा करेगी। अच्छा। यहाँ पर प्रत्येक प्राणी अपना भोजन खा के स्वस्थ और सुंदर जीवन जीता है। मनुष्य को छोड़ के आप देख लें, आप देखो पशु पक्षी जगत में न तो हॉस्पिटल है, न कोर्ट है, न पुलिस है, और फिर भी इतनी सुंदर व्यवस्था। न संगीत है, न टीवी है, न फिल्म है मनोरंजन के लिए, फिर भी 24 घंटे मनोरंजन, क्योंकि वो अपने स्वभाव में जी रहा। हमने जो भोजन का डिजाइन किया है वो जो हम मूल में गए, तो बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या लगती है उसको? भूख। पर जो बच्चा बनता है वो 2 सेल से मिलकर बनता है, एक मम्मी का सेल रहता है, एक पापा का सेल रहता है। दोनों के सेल से मिलकर उसका अंदर निर्माण होता है। जब वो पहली बार आता है तो उसको भूख लगती है, तो जिससे निर्माण होता है उसी प्रकार का भोजन चाहिए उसकी बॉडी को। आप समझते हैं इस बात को? तो वो जो निर्माण होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बनता है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और वो 5 तत्व जो होते हैं वो 6 रस का मिश्रण लिए हुए होते हैं। हमारा भोजन जो हो वो मधुर, खट्टा, नमकीन, कटु, कषाय, तिक्त, इन रसों के मिश्रण का होगा, तो हमारी बॉडी तेजी से सभी फीचर्स पे काम करना शुरू कर देगी।
अगर एक भी रस नहीं पहुंचा बॉडी के अंदर तो बार बार भूख की डिमांड करेगी। अगर जैसे हम मकान का निर्माण करते हैं, उसमें सरिया, रेती, गिट्टी, सीमेंट, ईंट सभी लगती है। अगर जो सरिया वाला कारीगर है, अगर उसको सरिया नहीं पहुंचा, 4 चीजें पहुंच गई, तो बिल्डिंग का काम रुकेगा, जारी रहेगा? नहीं, रुक जाएगा। तो बॉडी में भी काम रुक जाता है। अगर एक भी रस आपने छोड़ दिया, 24 घंटे में 6 रस की रिक्वायरमेंट होती है। एक भी रस छोड़ा आपने तो बॉडी उसके लिए वेट करती है फिर। और आपने 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन नहीं डाला तो बहुत सारे जो रस वाली जो मशीनें होती है, फिर वो अपना काम रोक के पूरी बॉडी का मैकेनिज्म खराब हो जाता है उससे। तो परमाला जी, मैं बात कर रहा था संतुलित भोजन की। तो जैसा आपने बताया कि हमारे शरीर को 6 रसों की आवश्यकता संतुलित तौर पर होती है, वैसे ही आपने यहाँ पर एक फिजिकल डाइट चार्ट बनाया हुआ है जो मैंने यहाँ पर देखा था। उस फिजिकल डाइट चार्ट के ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए कि वो बेसिकली जिन चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। एक तो इस जगत के अंदर सभी का भोजन डिजाइन है, चींटी से लगा के मनुष्य तक का। अगर भोजन डिजाइन नहीं होगा तो पूरी प्रकृति पागल हो जाएगी, कौन किसका भोजन कर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हमारा जो भोजन डिजाइन किया वो 6 रसों से मिलकर बनता है। आज एक भी बहन को रसों के बारे में नॉलेज नहीं है। लौकी में कौन सा रस है, राई में क्या चीज है, जीरे में क्या है, मेथी दाने में क्या है, अजवाइन में क्या है, गेहूं के अंदर क्या है, ऑयल क्यों लेना चाहिए, उसका बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। भोजन 3 प्रकार का बनेगा आगे। अभी हमने एक प्रकार का किया है जो आज हर घरों में सिंथेटिक फूड ज्यादा इस्तेमाल होगा। सिंथेटिक फूड का मतलब एसेंस उस भोजन का, और वो केमिकल से उस भोजन का निर्माण कर रहे हैं, वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। अगर सिंथेटिक बच्चा किसी को मिले तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती उसको, तो सिंथेटिक फूड को भी एक्सेप्ट नहीं करती बॉडी। उसमें वो भाव नहीं होते। भोजन मनुष्य के शरीर को जिंदा तो रखेगा, पर उसके अंदर जो भाव वाली गर्मी है, वो गर्मी से शरीर हमारा वंचित रह जाएगा। तो कैसे वो वापस नेचर के भोजन के साथ एक हो और अपने अति संवेदनशील जो बॉडी का सबसे कीमती यंत्र है भाव वाला, वो जागृत हो, ताकि वो भाव से इस पृथ्वी पे वापस प्रफुल्लता का जन्म हो। भाव से आनंद, उत्सव, प्रफुल्लता, खुशी का जन्म होता हमारे शरीर में। तो उसको हम इजाद करने के लिए जो पहला बेसिक भोजन है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, जो 6 रसों से मिलकर बनता है। और हमारी बॉडी में भोजन के लिए एक यंत्र है नापने का। जैसे आपने बोला कि तला गुला, और ये हमारी बॉडी का जो लार का पीएच है या पानी का जो पीएच है हमारी बॉडी में, पानी का पीएच है 7 जी। पूरी बॉडी का जो पीएच चलता है वो 1 से 14 के बीच में चलता है। और 7 पीएच किसको बोलते हैं हम डिस्टिल वाटर को 7 पीएच बोलते हैं। जो आकाश में से पानी बरसता है वो डिस्टिल वाटर होता है। भाप से बना हुआ पानी को हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं। उसका पीएच होता है 7, 100 डिग्री। हमको भोजन इस बॉडी में वो डालना है जो 100 डिग्री के भीतर का, तो लार तोड़ पाएगी। और लार से भोजन टूटेगा तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। अगर टूटा नहीं तो बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी क्या? और बॉडी में ऊर्जा पैदा नहीं होगी फिर, और बॉडी को डबल बर्डन वाला काम हो जाएगा। उसको धकाना पड़ेगा और माल को निकालना पड़ेगा जो टूटा नहीं वो। ये जितना भी तलने वाली आइटम होती है उनका टेम्परेचर होता है 180 से 200 के बीच में, और जितनी फास्ट टेक्निक करेंगे आप तो 250 तक पहुंच जाता है। तो कितना गुना काम बढ़ गया, 150 गुना एक्स्ट्रा काम बढ़ गया। यहाँ मल्टीप्लाई चलता पूरा। मतलब जिस तरह से खाने का ताप यदि हम बढ़ाते जाएंगे तो उतनी ही ज्यादा क्षमता और एनर्जी लगेगी हमें अपने भोजन को पचाने में, तोड़ने में, हाँ पचाने में। हाँ तो फिर आदमी की पूरी बॉडी की एनर्जी खाली एक कचौरी को पचाने में पूरी खत्म हो जाएगी 24 घंटे की। अच्छा। अगर एनर्जी बचती है तो ब्रेन चालू करता है बॉडी, और लग्जरी जीवन ब्रेन से जिया जाता है, न कि बाहर की सामग्री से। बहुत सही कहा। अगर आपके पास लग्जरी कार है और ब्रेन नहीं है तो अपना जीवन मटिया मिट कर लेंगे आप। आपके पास अथाह धन है और ज्ञान नहीं है तो पूरे शरीर को बर्बाद कर लेगा आदमी। ये तो बहुत ही अच्छी बात की कि हमारे पास यदि अथाह धन हो पर ज्ञान ना हो तो उस धन को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बात हम करते हैं, जैसे आपने बताया कि आजकल लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि किस तरह से 6 रसों का मिश्रण, ये 6 रसों का मिश्रण जो है ये सेहत के दृष्टिकोण से जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तत्व में कितनी मात्रा में किस प्रोटीन या किस विटामिन का एसेंस रहता है। तो इस चीज़ का नॉलेज होना भी क्या ज़रूरी है। जब महिलाएं घर में खाना बनाती हैं या हम बाहर जाकर के खाना खाते हैं तो क्या हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना ज़रूरी है। बहुत सरल कंसेप्ट है, बहुत इजी गोइंग फंडा है। यूनिवर्सल में कोई से भी नियम टिपिकल नहीं बना है। हमारी बॉडी को 5% प्रोटीन, 5% कार्बोहाइड्रेट्स, 5% चिकनाई, 20 से 25% स्टार्च जो गेहूं और बाकी चावल में होता है, और 25 से 30%, 35% सब्जियां,
और 20-25% फ्रूट्स, एक सबका मिश्रण बना के अगर आप डेली उसका उपयोग करते हैं तो सभी रस मिल जाते हैं और बॉडी तेजी से काम करती है अपना। आसान है बहुत करना है। परमाला जी, ये तो बात हुई खाने की, हमारे भोजन की और सेहत से जुड़े हुए कुछ तत्वों की। हम बात करते हैं, मैं आपकी किताब जो पढ़ रहा था उसमें मैंने कुछ और चीज़ें देखी थी, जिसमें मैंने देखा था कि एक चित्र में कुछ लोग ज़मीन पर लेटे हुए हैं, धरती की तरफ हाथ और अपना सर झुका करके, और बहुत ही प्यारे भाव उनके चेहरे पर दिख रहे थे, जिसमें ऊपर लिखा हुआ था लव टू अर्थ। तो ये लव टू अर्थ का कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, हमने बात की थी कि हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से मिलके, जी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जी अभी जब हमको ये शरीर मिला था तो इसमें फीचर्स मिले थे इनको जिंदा करने के। बिल्कुल। हमारी बॉडी के पास 2 तरह की हमारी है, एक तो गर्दन के ऊपर का भाग और एक गर्दन के नीचे का भाग। इसको बोलते हैं चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। इसको बोलते हैं अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। ये फीचर्स को लिए हुए हैं और पूरे फीचर्स अभी इसमें सोए हुए हैं, क्योंकि अज्ञानी के हाथ में फीचर्स पड़ जाएंगे तो शायद वो नुकसान कर दे, अपना भी और पूरी प्रकृति का भी। तो जैसे जैसे ज्ञान रहता है तो बॉडी सब फीचर्स को उजागर करती है, उन शक्तियों को डेवलप करती है। अब वो जो फीचर्स के लिए 5 हमारे पास मशीनें दे रखी, आंख, नाक, मुंह, कान और स्पर्श इंद्री। हम जब पृथ्वी के साथ अर्थ से लेटते हैं तो जो मिट्टी के जितने भी फीचर्स है वो जागृत होने का प्रयास शुरू करते हैं। अच्छा। तो जैसे जागृत होती है इसकी फीलिंग्स, तो वो पृथ्वी की फीलिंग्स से एक होती है। ये 3 मिनट का प्रयोग उसके बॉडी के अंदर रोए रोए में एक अति संवेदना पैदा कर देता है, तो प्रफुल्लता से भर जाती है बॉडी 3 मिनट में। ऐसे ही मैंने एक और चित्र देखा था जिसमें कुछ बच्चे थे जो पेड़ से लिपटे हुए थे और बहुत ही मोहक मुद्राएं वहां पर उनके चेहरे से भाव प्रकट हो रहे थे। तो क्या ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि हम अपने शरीर के तत्वों को प्रकृति के तत्वों से जोड़े? हाँ, क्या होता है कि हम प्रकृति का हिस्सा है। जी ये पूरा जो अंश होता है ब्रह्मांड का अंश है, जी 5 तत्व समाविष्ट है। तो इस प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं वो हमको सतत अंदर की शक्ति को जगाने का प्रयास करती है। उस प्रयास में एक वृक्ष भी है, क्योंकि वृक्ष हमारे सबसे नजदीक है आज। तो जैसे ही हम उसकी वाइब्रेशन के साथ अपने शरीर को एक करते हैं तो हमारे अंदर जितने भी सेंटर्स हैं वृक्षों वाले वो सब जगना शुरू हो जाते हैं। बॉडी के अंदर जगाना है तो उसके नजदीक पहुंचना पड़ता है और गहरा जाना पड़ता है। अगर मेरे को आपको समझना है तो आपके अंदर गहरा उतरना पड़ेगा मेरे को, तभी मैं आपसे कुछ ले पाऊंगा। अगर आपसे दूर रहूंगा तो मैं कुछ भी गेन नहीं कर पाऊंगा। मतलब यदि हमें उस चीज से कुछ प्राप्त करना है तो उसके निकट जाना बहुत जरूरी, तभी तो समझ पाएंगे हम किसी को भी। परमाला जी, बात करते हैं आजकल के इस तनाव भरे जीवन में जहां सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, प्रमुखता दी जाती है पैसे को, कंपटीशन को, और इस चीज की आपाधापी में जो तनाव आता है व्यक्ति के दिमाग, मन, मस्तिष्क, हर एक चीज में, इन दोनों चीजों का समावेश किस तरह से किया जा सकता है? मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले आजकल की जनरेशन की, यूथ जो है, जो आजकल के ग्रोइंग बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, 13 साल से 21 साल की उम्र के बच्चे, इन लोगों को एक किस तरह से लाभकारी हो सकता है जो हमारा सन टू ह्यूमन का कॉन्सेप्ट है? आपने जो प्रश्न किया था, हर बच्चा पैदा होने के साथ ही चाहता है कि उसका जीवन समृद्ध हो, विशाल हो, बड़ा धन हो उसके पास में, राजा सम्राट जैसा जीवन जिए, वो ऊंचाइयों पे नाम पहुंचे उसका। ये सभी के अंदर जन्म से एक विशाल बनने के भाव रहते हैं। क्यों? कि ये ब्रह्मांड का अंश है और इसका भाव ये होता है कि ये विशालतम को छुए। पर जो हमारा विकसित करने का तरीका है वो कंडेंस करने वाला, बच्चों को छोटा करने वाला। इसीलिए सब बच्चे हॉरिजॉन्टल चले जाते हैं, मतलब कि वो कार के माफिक जाते हैं। उनको वर्टिकल जीवन मिला, मनुष्य नहीं वर्टिकल, हेलीकॉप्टर या अंतरिक्ष में जाने वाले यान वाली सोच पैदा कर सकती है हमारी बॉडी, पर वो किसी के आगे भागना है, किसी के आगे भागना है। इसलिए उनका जीवन की जो ऊर्जा होती है वो एक तरफ जाती है, बाकी सब तरफ से ब्रेक हो जाती है। और जैसे सब तरफ से ब्रेक होती है तो तनाव पैदा हो जाता है। तो वो तनाव पैदा होने में गलत भोजन करता है, सुबह लेट उठता है, प्रकृति के विरोध में सब काम करता है, प्रतिकूल जो जीवन के काम होते हैं। और जब तक प्रकृति का सपोर्ट नहीं होगा वो न तो जीवन में समृद्धि ले पाएगा। वो भले ही धन कमा ले, पर धन का उपयोग कैसे करेगा जब शरीर उसके पास यूज करने लायक नहीं होगा? बड़ा नाम चाहिए, वो पूरा जीवन नाम को पाने में लगा देगा, पर नाम पा भी लेगा, तनाव पूरा बढ़ जाएगा। पर हम अगर हमारी बॉडी के साथ चले, एक साथ हो, तो हम आसानी से बहुत समृद्धि, धन भी उपयोग पैदा कर सकते हैं, हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं। और विराट नाम भी ये बॉडी यूज उसका विकसित करना जानती है अपना, कैसे इसका विराट नाम हो। तो उसके लिए भोजन, सही आहार, सही व्यायाम और सही ध्यान, इन तीनों से मिलकर बॉडी में एनर्जी बनती है। हमारी बॉडी में
हम जिससे पैदा होते हैं वो एकमात्र ऊर्जा है। हम किससे पैदा हुए हैं? एक सेल मेरी मम्मी का था, एक सेल मेरे पापा का था। इसको एक को बोलते हैं स्पर्म और एक को बोलते हैं ओवा। स्पर्म और ओवा जब मिलते हैं तो शरीर का निर्माण होता है। पर इस ऊर्जा को क्या नाम दें? पर जहां आज के जमाने में यूथ खड़ा है, हम उसी नाम से इस ऊर्जा को पुकार सकते हैं। आज अगर मैं ऊंचे लेवल पे बोलूंगा तो समझेगा नहीं आज आदमी। अगर मैं बोलता हूं आत्मा, तो आत्मा के बारे में जानते ही नहीं तो उसके बारे में समझेगा भी नहीं। फिर आदमी का तल थोड़ा नीचे गिरा, किसी ने बोला सूर्यपुत्र, तो सूर्यपुत्र के बारे में हमारी इतनी गहरी जानकारी नहीं है, हम उसको भी नहीं समझ पाते। फिर साइंस ने बोला कि बायो एनर्जी, तो बायो एनर्जी भी हम गहरी आज तक नहीं समझ पाए। जिस तल पे हम खड़े हैं उसी तल पे हमको उसकी बात करना पड़ेगी। उसको बोलते हैं सेक्स एनर्जी। सेक्स एनर्जी और ऑक्सीजन मिलके बॉडी में प्राण पैदा करती है, और वो प्राण हमारी बॉडी में 7 मशीनें चालू करती है। पहली मशीन के अंदर जो चीजें शक्तियां पैदा होती है उसको बोलते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वयं में स्थित आदमी, जो मालिक अब भीतर सोया हुआ था वो जाग गया। जैसे ही अंदर मालिक जगता है तो दूसरी मशीन काम करना शुरू करती है, जिसको बोलते हैं प्राणमय कोश। पहले को बोलते हैं अन्नमय कोश, दूसरे को बोलते हैं प्राणमय कोश। प्राण का मतलब फैलना, मतलब ये होता है फैलना, प्राणायाम, फैलने वाला आयाम है उसका। तो दूसरा कोश जैसे जैसे विकसित होता है तो बॉडी उस कोश के साथ इसके अंदर सांस पैदा करती है, और उसी सांस के बेस पे ये बॉडी हर समृद्धि की वस्तुएं अपनी ओर आकर्षित करती है, और उसी सांस से आदमी की बॉडी में विवेक का जन्म होता है, और उसी विवेक से वो बड़ा नाम करता है, अपना विराट नाम की ओर अग्रसर होता है। पर इन सबके बेस में भोजन, भोजन से सेक्स एनर्जी बनती है। वो सेक्स एनर्जी बॉडी के अंदर एक गोडाउन होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स, वहां इकट्ठी होती है, और उस गोडाउन से बॉडी के पास एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, पूरी बॉडी को जो संभाले हुए, उसमें 33 मणके होते हैं। तो जब सबसे नीचे वाली जो मशीन है उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र, जिसमें 4 डायमेंशन दे रखते हैं, तो ऊपर की तरफ और 3 अलग अलग दिशाओं में। वो जब सक्रिय होता है, जिंदा होता है, तो चुंबक का काम करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से उस सेक्स एनर्जी में से, या जो स्पर्म बोलते हैं, या यूट्रस के अंदर जो ओवा होता है महिलाओं में, उसमें से वो विद्युत को शक कर लेता है, चमड़ा वहीं पड़ा रह जाता है, और वो विद्युत बॉडी अपनी मशीनों को जिंदा करने में उपयोग करती है। और इससे नाम भी मिलता है, यश, समृद्धि, वैभव सब उसके पास आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद चौथी मशीन चालू होती है जिसको बोलते हैं इमेजिनेशन, भाव, सपने, इन सबको विकसित करने वाली मशीन होती है। इसी एक के बाद एक मशीन है जिनका हम आगे और चर्चा करेंगे। अगर बच्चे का बचपन से इन मशीनों को डेवलप किया जाए तो वो आसानी से बहुत विराट कृष्ण जैसा बच्चा हमारा डेवलप हो सकता है आसानी से, जो यशोदा मैया ने किया। तो वैसा ही कंसेप्ट है पूरा। एक भी बच्चा इसमें डैमेज नहीं होगा और डिप्रेशन में नहीं जाएगा और न तनाव में आएगा, क्योंकि वो चेन, प्रकृति की चेन के साथ अपने को पूरा विकसित कर रहा है। जैसे लवकुश विकसित हुए थे, जैसे कि राम, सीता, हनुमान, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, दादू, नानक, रहीम, रविदास, सभी ने अपने को विकसित किया। वैसे ही बच्चा भी हमारा आसानी से वैसा विकसित हो सकता है। तो आप थे परमालय जी, जिनके साथ बातचीत करके हमने जाना कि किस तरह से सन टू ह्यूमन कॉन्सेप्ट के द्वारा लोग अपने सपनों को सच कर सकते हैं। वैसे एक चीज़ तो आज बहुत ही संक्षिप्त रूप में क्लियर हो चुकी है कि यदि इंसान को अपने सपनों को सच करना है तो उसे सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है जागरूक होने की।